हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 40 के बारे में। तो अभी तक दोस्तों हमने इस टेस्ट सीरीज में 39 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जो कि हमारी पोस्टमार्टम क्लासेज रहती हैं, जिसमें हम डेली 10 प्रश्न डिस्कस अप करते हैं और 10 के आधार पर 100 से अधिक प्रश्न उससे संबंधित डिस्कस अप करते हैं, ताकि कहीं से भी एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उसे गलत करके ना आए। और ये सीरीज दोस्तों हमारी काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर वीडियो सहित 854 पदों, कनिष्ठ सहायक के 746 पदों और आगामी पद टाइम पे जो भी उत्तराखंड पुलिस या पटवारी की भर्ती आने वाली है, जितने भी फॉर्म्स जिनमें उत्तराखंड पूछी जाती है, सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज ये है। तो आपको इस सीरीज को कंटिन्यूसली दोस्तों फॉलो जरूर करना है। और इससे पहले के वीडियोज आपने नहीं देखी है तो वो वीडियोज भी आपको जरूर देख लेनी है। और अभी तक आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है। और जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं, आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या दोस्तों कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीजें बोलने में गलत हो जाती हैं, तो उन चीजों को मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिनअप कर देता हूं, आप उसे कमेंट बॉक्स से भी देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना है दोस्तों, कमेंट जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करना है। जब आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, अच्छा दोस्तों रिव्यूज मिलेगा, तभी आपकी वीडियोज आगे कंटिन्यू रह पाएंगे और आपको खुद ही बताए कि ये वीडियोज कितनी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का भागीरथ किसे कहा जाता है, या उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है। तो प्रोबी कार्टले जी को दोस्तों उत्तराखंड का भगीरथ क्यों कहा जाता है। अब इसे उत्तराखंड का भगीरथ क्यों कहा जाता है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हरिद्वार में दोस्तों क्या ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर का जो निर्माण है वह प्रोबी कार्टले जी के द्वारा ही किया गया था। इसी कारण दोस्तों उत्तराखंड का भगीरथ प्रोबी कार्टले जी को कहा जाता है। वैसे दोस्तों जो हरिद्वार में हमारी ऊपरी गंगा नहर है, इसकी परिकल्पना किसने करी थी? परिकल्पना करी थी गवर्नर थॉमसन ने। ठीक है, लेकिन थॉमसन ने इसके निर्माण कार्य किसको सौंपा? प्रोबी कार्टले को सौंपा। और प्रोबी कार्टले को इसीलिए दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कराने के लिए ही इसे उत्तराखंड का भागीरथ नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी गंगा नहर कहाँ बहती है दोस्तों? हरिद्वार जनपद में बहती है। गंगा नदी से एक नहर निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर। अगला प्रश्न आपका यह आता है दोस्तों कि इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से लेकर दोस्तों हमारा 1854 के मध्य में चला था। कब से? 1842 के मध्य से 1854 तक। ठीक है, अब यहां से हमारे दोस्तों दो प्रश्न आते हैं कि जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ दोस्तों, उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर था लुसिंगटन। याद रखना है दोस्तों आपको, कौन था? लुसिंगटन था। और जब इस ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य पूरा हुआ 1854 में दोस्तों, उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे दोस्तों कौन? हेनरी बेटन। कौन थे? बेटन उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे। तो आपसे अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहला प्रश्न, उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है? प्रोबी कार्टले को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? प्रोबी कार्टले जी के द्वारा किया गया था। तीसरा प्रश्न, ऊपरी गंगा नहर के निर्माण करने की परिकल्पना किसकी थी? तो गवर्नर थॉमसन की थी। चौथा प्रश्न दोस्तों, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब से शुरू हुआ था? तो 1842 से लेकर 1854 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। पांचवा प्रश्न दोस्तों कि ऊपरी गंगा नहर की शुरुआत कब से करी गई थी, यानी कि कब से उसमें काम शुरू किया गया था? तो 1848 से इसमें कार्य शुरू किया गया था। छठा प्रश्न दोस्तों कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य जब 1842 में शुरू हुआ था, उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? लॉर्ड लुसिंगटन था। अगला प्रश्न दोस्तों कि जब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हमारा पूरा हुआ, उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो था बेटन। ठीक है, अगला प्रश्न इससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों कि ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब? 1854 में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ऊपरी गंगा नहर का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे दोस्तों रेल सेवा भी शुरू हुई थी। रेलवे का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। हड़प नीति किसने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाई थी। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करने हैं। और इसी ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के लिए दोस्तों सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पे खोला गया था? रुड़की में ही खोला गया था दोस्तों। रुड़की में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, उसको अभी वर्तमान में उसे रुड़की आईआईटी के नाम से जाना जाता है। 7वें आईआईटी का दर्जा भी मिला हुआ है। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करने हैं। अगला और इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकरण या पुनर्निर्माण कब किया गया? तो 1983 में दोस्तों ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकरण या पुनर्निर्माण किया गया है। और यह प्रश्न ड्राफ्टमैन के एग्जाम पेपर में भी पूछा जा चुका है। तो आधुनिक भगीरथ किसे कहते हैं? प्रोबी कार्टले को कहते हैं। ठीक है, तो बाकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ऊपरी गंगा नहर का निर्माण प्रोबी कार्टले के प्रयासों से हुआ था। परिकल्पना थी गवर्नर थॉमसन की। पुनर्निर्माण हुआ या आधुनिकरण हुआ इसका 1983 में। शुरुआत 1842 से 1854 के बीच में हुआ था। लुसिंगटन के टाइम पे शुरुआत हुई थी, पूरा हुआ था बेटन के टाइम पे। उद्घाटन किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नंदा देवी राज्यात यात्रा को पुनः किसके द्वारा प्रारंभ किया गया
था। अब सबसे पहले बात आती है दोस्तों ये नंदा देवी राज्यात यात्रा। दो नंदा देवी राज्यात यात्रा होती है, एक होती है बड़ी नंदा देवी राज्यात यात्रा और दूसरी होती है दोस्तों क्या, छोटी नंदा देवी राज्यात यात्रा। ठीक है, और जो ये छोटी नंदा देवी राज्यात यात्रा दोस्तों प्रत्येक वर्ष आयोजित होती है, लेकिन जो बड़ी नंदा देवी राज्यात यात्रा होती है वह 12 वर्षों के अंतराल में आयोजित की जाती है। और इस नंदा देवी राज्यात यात्रा की लंबाई कितनी है दोस्तों, करीबन करीब 280 किलोमीटर की यह यात्रा होती है, जो कि नौटी के नंदा देवी मंदिर से शुरू होकर होमकुंड तक पूरी होती है। यानी कि अंतिम पड़ाव इसका होमकुंड होता है, जहां से वो चौसिंगिया खाड़ू इसमें अकेला जाता है। करीबन करीब कितने दिन की यात्रा होती है, 19 से 20 दिन की दोस्तों ये यात्रा होती है, जिसमें कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य अन्य स्थानों के लोग यहाँ पे आते हैं, इस यात्रा में भाग लेते हैं। और नंदा देवी को दोस्तों बधान के रूप में या उत्तराखंड में बेटी बहू के रूप में पूजा जाता है। इस कारण ये नंदा देवी राज्यात यात्रा काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की दृष्टि से। नंदा देवी राज्यात यात्रा को दोस्तों गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता के प्रतीक यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, और विश्व की अनोखी या सबसे लंबी पैदल यात्रा के रूप में भी नंदा देवी राज्यात यात्रा को जाना जाता है, जो कि 280 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा होती है, 19 से 20 दिन में पूरी होती है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में इसका आयोजन किया जाता है। और नंदा देवी राज्यात यात्रा का आयोजन चांदपुर गढ़ी के वंशज कांसुआ गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में इसका आयोजन किया जाता है। आप देखिए सबसे पहला प्रश्न ये आता है दोस्तों कि जो नंदा देवी थी कौन थी, हमें बताया कि चंद्र राजवंश की कुलदेवी और कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी कौन थी दोस्तों, नंदा देवी ही थी। यात्रा का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है, याद रखना है। इससे पहले कब हुआ था, 2014 में हुआ था। अब कब होना है, 2026 में दोस्तों अब इस यात्रा का आयोजन होना है। बाकी यात्रा दोस्तों काफी लंबी है। हमें इससे संबंधित प्रश्न प्रश्न क्या है हमारा, देखिए ये बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, बाकी होने को बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कभी बाद में बात कर लेंगे, इसके बारे में पहले भी मैं बता चुका हूं। यहाँ पे प्रश्न है कि नंदा देवी राज्यात यात्रा को पुनः किसके द्वारा प्रारंभ किया था। तो पुनः से पहले बात करते हैं कि सबसे पहले इसके किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो गढ़वाल में दोस्तों ऐसा माना जाता है कि कोई सालीपाल नाम के एक राजा थे। क्या, कौन, सालीपाल नाम के राजा के द्वारा नंदा देवी राज्यात यात्रा को सबसे पहले शुरू किया गया था, सालीपाल के द्वारा। उसके बाद में दोस्तों जब गोरखों का शासन हो जाता है तो 1790 के आसपास में गोरखाओं के द्वारा इस यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, किसी यात्रा को, नंदा देवी राज्यात यात्रा को। उसके बाद में इस नंदा देवी राज्यात यात्रा को पुनः प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको दोस्तों, सुदर्शन शाह को, जो कि परमार राजवंश के 55वें राजा थे और टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे, जिनके द्वारा 1820 में नंदा देवी राज्यात यात्रा को पुनः प्रारंभ किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सुदर्शन शाह हो जाएगा। और जितना भी एक्सप्लेनेशन बताया है सभी सॉलिड एक्सप्लेनेशन है, याद जरूर दोस्तों आपको रखना है। टिहरी राजवंश के संस्थापक सुदर्शन शाह, परमार राजवंश के 55वें शासक सुदर्शन शाह, टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने कराया था, सुदर्शन शाह ने। ठीक है, और टिहरी रेस्टोरेशन डे 28 दिसंबर 1815 को मनाया जाता है। टिहरी राज्य की स्थापना किसने करी थी, सुदर्शन शाह ने करी थी। टिहरी में पुराना दरबार का निर्माण किसने किया था, सुदर्शन शाह ने किया था। कलोविदों का शिरोमणि किसको बताया गया, सुदर्शन शाह के को बताया गया। इसके टाइम पे मूरक्राफ्ट आया था। ठीक है, और सारी चीजें मैंने आपको बताई दी थी। लगातार दोस्तों करीबन करीब आप ये मान सकते हैं कि 11 वर्षों तक अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहा था। कौन, सुदर्शन शाह। इसके पिताजी का नाम क्या था, प्रद्युम्न शाह। इसके बेटे का नाम क्या था, भवानी शाह। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। तो गोरखों के समय 1790 में इस यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन 1820 में सुदर्शन शाह के द्वारा इसको दोबारा से शुरू कर दिया गया था। ठीक है, इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगला दोस्तों कि FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आप इसे कह सकते हैं, या इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, एंटोनी मैकडोनल्ड, मिस्टर स्टीवेंस, सीजी ब्लूमफील्ड या फिर विलियम रॉस। तो काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में ही पूछा गया है कि FRI भवन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, या FRI के मुख्य भवन का निर्माण दोस्तों सीजी ब्लूमफील्ड के द्वारा किया गया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। ठीक है, अब FRI भवन का निर्माण दोस्तों कब किया गया था, तो यह FRI की स्थापना कब की गई थी, 1906 में। जैसा कि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सन 1878 में जब हमारे डिट्रिज ब्रैंडिस जो भारत के क्या होते हैं प्रथम वन महानिरीक्षक बनते हैं, तो इन्हीं की सलाह पर, डिट्रिज ब्रैंडिस की सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की जाती है। उसके बाद में 1884 में इस वन महाविद्यालय का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा जाता है। उसी के बाद दोस्तों 1906 में इस इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल या वन महाविद्यालय के नाम को परिवर्तित करके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया जाता है। और आजादी के बाद यही इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट दोस्तों हमारा इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसे हम FRI भी कहते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का जो भवन है इसका निर्माण किसने किया था, मुख्य भवन का सीजी ब्लूमफील्ड। और FRI भवन की स्थापना कब हुई थी पूछा जाएगा, तो 1906 में दोस्तों FRI की स्थापना हुई थी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। कब, 1906 में। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के एग्जाम पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान ने अपने 100 वर्ष कब पूरे किए, तो 2006 में इसने अपने 100 वर्ष पूरे किए थे, क्योंकि 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके मुख्य भवन का निर्माण किसने किया था, सीजी ब्लूमफील्ड ने। अगला प्रश्न आता है कि FRI भवन किस शैली में बना हुआ है, तो ग्रीक रोमन शैली में बना हुआ है FRI भवन। ठीक है, और
इस एफआरआई को दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को? तो 1991 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न, एफआरआई भवन के मुख्य गेट का नाम क्या है? तो ब्रांडिस गेट है एफआरआई भवन के मुख्य गेट का नाम क्या? ब्रांडिस गेट। इतना पॉइंट एफआरआई से याद रखने हैं। पोस्टमार्टम हो गया एफआरआई का, ठीक है। अब पोस्टमार्टम करते हैं सीजी ब्लूमफील्ड का, वो भी मैंने बता दिया कि एफआरआई भवन का मुख्य निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, एंटोनी मैकडोनल्ड या संटोनी मैकडोनल्ड, नाम सुना सुना सा है, क्यों? क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। संटोनी मैकडोनल्ड दोस्तों जो हमारा उत्तराखंड हाईकोर्ट का भवन है ना, उत्तराखंड में नैनीताल में जो हाईकोर्ट भवन है, उस भवन का निर्माण किसने कराया था? तो वह इसी एंटोनी मैकडोनल्ड ने कराया था। और इस भवन का वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था इसका मिस्टर स्टीवेंस। तो दो प्रश्न बनते हैं कि नैनीताल स्थित राजभवन या नैनीताल जहां पर अभी वर्तमान में हमारा हाईकोर्ट स्थित है, उस भवन के निर्माणकर्ता कौन थे? सर एंटोनी मैकडोनल्ड या सर संटोनी मैकडोनल्ड थे। और वास्तुकार कौन था? वो थे मिस्टर स्टीवेंस। अगला प्रश्न आता है कि नैनीताल जो हमारा राजभवन है, नैनीताल हाईकोर्ट का जो भवन है, वह कौन सी शैली में बना हुआ है? तो बर्मिंघम शैली में वह बना हुआ है। नैनीताल हाईकोर्ट का भी हो गया पोस्टमार्टम। नैनीताल हाईकोर्ट देश के 20वें उच्च न्यायालय के रूप में दोस्तों नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 9 नवंबर सन 2000 को। टोटल जज कितने हो सकते हैं यहाँ पे? 9 और 2 11 के आसपास टोटल जज हो सकते हैं। और वर्तमान में नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? वो है RS चौहान जी। आपको इतने पॉइंट यहां से डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। हो गया यहाँ का भी पोस्टमार्टम। तो चलिए आंसर है सी, सीजी ब्लूमफील्ड। ग्रीक रोमन शैली में बना हुआ है, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा 1991 में मिला। मुख्य गेट का नाम है ब्रांडिस गेट। नैनीताल हाईकोर्ट भवन का निर्माण सर एंटोनी मैकडोनल्ड ने कराया था। नैनीताल हाईकोर्ट भवन के वास्तुकार कौन थे? मिस्टर स्टीवेंस थे। कौन सी शैली में बना हुआ है? बर्मिंघम शैली में बना हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि SDRF का गठन कब किया गया? दोस्तों किताबों में इसका आंसर दिया गया है, एक्चुअलिटी में इसका आंसर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो SDRF यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, या इसकी फुल फॉर्म है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। फुल फॉर्म याद रखिएगा दोस्तों, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन या स्थापना कब की गई थी? तो 21 जुलाई 2013 को दोस्तों राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया था। बहुत सारी किताबों में ये आंसर दिया गया है, लेकिन एक्चुअलिटी में दोस्तों ये SDRF का गठन कब हुआ था मैं आपको बताऊं। इसका गठन हुआ था 9 अक्टूबर 2013 को। आप SDRF की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। 9 अक्टूबर 2013 को SDRF का गठन हुआ था। और यह प्रश्न आगामी एग्जाम में जरूर पूछा जाने वाला है, मेरे इतनी गारंटी आप रखना। अगर 9 अक्टूबर 2013 वहां पर ऑप्शन में दिया गया तो आपको सही करना है, 9 अक्टूबर 2013 ही सही करना है, सबसे पहली प्रेफरेंस। अगर 9 अक्टूबर नहीं है तो फिर जुलाई के साथ में भी आप जा सकते हैं। और मेनली ये SDRF का गठन क्यों किया गया था आपको पता है? केदारनाथ आपदा आई थी 16 से 17 जून 2013 को। सबसे बड़ी आपदा कहा जाता है उत्तराखंड का, काफी सारे लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी। उसी आपदा के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए या आपदा से संबंधित चीजों को रेस्क्यू करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स SDRF का गठन किया गया था। उत्तराखंड पुलिस के जो भी व्यक्ति होते हैं वही SDRF के सदस्य भी हमारे रहते हैं। SDRF उत्तराखंड पुलिस से अलग करके कुछ लोगों को आपदा ग्रसित से बचाने के लिए हमारा SDRF का गठन किया गया था। कब? 9 अक्टूबर 2013 को। SDRF का मुख्यालय कहां स्थित है? देहरादून में दोस्तों SDRF का मुख्यालय स्थित है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी इसे कहा जाता है, याद रखना है। पहले 9 अक्टूबर 2013 और ये ऑप्शन में नहीं हुआ तो 21 जुलाई 2013 भी कर सकते हैं। या प्रश्न आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि किस आपदा के बाद में उत्तराखंड में SDRF का गठन किया गया था? तो केदारनाथ आपदा के बाद में किया गया था। केदारनाथ आपदा कब आई थी? 16 से 17 जून 2013 को आई थी, ठीक है। देखिए स्टार डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब अगला दोस्तों हमारा क्या है? राज्य आपदा प्रबंधन योजना यानी कि SDMP, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट योजना जो भी है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जुलाई 2013 को राज्य आपदा प्रबंधन योजना की स्थापना की गई थी। भूकंप से बचाव हेतु राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया, ठीक है। तो भूकंप से बचाव हेतु राज्य में कौन सा सिस्टम लगाया गया है? अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में नदी तटों की क्षति को देखते हुए तटों का निर्माण कार्य पर कब रोक लगाई गई थी? तो 1 जुलाई 2013 से दोस्तों उत्तराखंड में नदी तटों पर क्षति को देखते हुए तटों के निर्माण पर रोक लगाई गई थी। कब? 1 जुलाई 2013 से। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट करना है कि SDMP की स्थापना भी 1 जुलाई 2013 को ही, और नदी तटों की क्षति को देखते हुए निर्माण कार्य पर रोक 1 जुलाई 2013 को ही लगाई गई थी। और भूकंप से बचाव हेतु राज्य में अर्ली वार्निंग सिस्टम शुरू किया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक्चुअलिटी में इसका आंसर क्या बताया था मैंने आपको? बताया था 9 अक्टूबर 2013 SDRF का गठन, ठीक है। आप कहेंगे 21 जुलाई भी है, कहीं कहीं मेरे ख्याल से जून भी दिया गया किसी किसी किताब में, किसी किताब में 1 जुलाई भी मैं पढ़ रहा था, ठीक है। तो आप मेनली 9 अक्टूबर वाले पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। बाकी मैंने कोर्स में भी शायद आपको वो करा रखा होगा, तो आप वहां पे भी 9 अक्टूबर से संशोधित कर लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा 5वां प्रश्न है, गढ़वीर महाकाव्य की रचना किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। तो गढ़वीर महाकाव्य किसके ऊपर लिखा गया दोस्तों? तो लोदी रिखोला के ऊपर एक महाकाव्य लिखा गया जिसे कहते हैं कि हमारा गढ़वीर महाकाव्य। इसकी रचना की गई थी रूपमोहन सकलानी जी के द्वारा। और काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये गढ़वीर महाकाव्य है। किसके ऊपर लिखा गया दोस्तों? महीपति शाह के सेनापति था कौन दोस्तों? लोदी रिखोला।
महिपति शाह वाली वीडियो देखिएगा, मैंने बताया है लोधी रिखोला जो कि महिपति शाह का सेनापति था, इसी लोधी रिखोला के ऊपर गढ़वीर महाकाव्य लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है? रूप मोहन सकलानी के द्वारा लिखा गया है। और इसी लोधी रिखोला को दोस्तों क्या कहा जाता है? गढ़वाल का रखवाला नाम से भी इसको जाना जाता है। किसे? लोधी रिखोला को। इसने क्या किया था? महिपति शाह के समय पे पश्चिम अभियान चलाया था दोस्तों। पश्चिम में सकलाना या इसके आसपास के क्षेत्रों को इसने विजिट कर लिया था, जिस कारण महिपति शाह लोधी रिखोला से डरने लगा था कि कहीं लोधी रिखोला भविष्य में राजा न बन जाए, क्योंकि ये इतना प्रतापी था। और महिपति शाह बाद में खुद ही दोस्तों लोधी रिखोला को मरवा देता है। इस कारण लोधी रिखोला के ऊपर महाकाव्य लिखा गया था, गणवीर महाकाव्य। इसकी बहादुरी के ऊपर लिखा गया महाकाव्य। किसने लिखा है? रूप मोहन सकलानी जी ने लिखा है। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और महिपति शाह का क्या था दोस्तों? ये महिपति शाह का सेनापति था लोधी रिखोला। अब महिपति शाह दोस्तों परमार राजवंश के कौन से राजा थे? परमार राजवंश के 46वें राजा थे। किसके पुत्र थे महिपति शाह दोस्तों? तो आप सभी लोगों को पता होगा, बलभद्र शाह के पुत्र थे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि बलभद्र शाह के दो पुत्र होते हैं, मेनली मान शाह और महिपति शाह, ठीक है। मान शाह बड़ा होता है तो मान शाह राजा बन जाता है। मान शाह के बाद में दोस्तों उसका पुत्र श्याम शाह राजा बनता है, ठीक है। लेकिन श्याम शाह की कोई संतान नहीं होती है, तो उसके बाद में फिर क्या होता है? महिपति शाह राजा बनते हैं, जो कि क्या होते हैं? श्याम शाह के चचा होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है महिपति शाह किसके पुत्र थे। आपसे एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बलभद्र शाह के पुत्र थे। बलभद्र शाह परमार राजवंश के 43वें राजा थे। 44वें राजा हुए मान शाह, 45वें राजा हुए दोस्तों श्याम शाह और 46वें राजा हुए बाद में हमारे महिपति शाह। इसी महिपति शाह का सेनापति था कौन दोस्तों? लोधी रिखोला, जिसे गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता था। और इसी लोधी रिखोला के ऊपर ये काव्य लिखा गया है, क्या? रूप मोहन सकलानी जी के द्वारा गढ़वीर महाकाव्य। याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये काव्य, ठीक है। इसी के साथ साथ महिपति शाह के दो अन्य सेनापति भी दोस्तों, क्या? बनवारी दास और माधो सिंह भंडारी। इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो वही लिखा गया है, महिपति शाह का सेनापति था लोधी रिखोला, जिस पर यह लिखा गया था, ठीक है। और मेधाकर शास्त्री कौन था? आपको पता ही होगा दोस्तों। परमार राजवंश के दो प्रमुख कवि कौन है? कवि भरत और मेधाकर शास्त्री। कवि भरत दोस्तों मानशाह का दरबारी कवि था, जिसने मानोदय काव्य की रचना करी थी। और मेधाकर शास्त्री प्रदीप शाह का सभा कवि था, जिसने रामायण प्रदीप की रचना करी थी। और ये 4 के 4 प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। रामायण प्रदीप के रचना किसने करी थी? मेधाकर शास्त्री ने करी थी, ठीक है। प्रदीप शाह का सभा कवि था कौन? मेधाकर शास्त्री। और मानसा का दरबारी कवि कौन था? कवि भरत। और उत्तराखंड मतलब परमार राजवंश का सबसे प्राचीन काव्य के रूप में भी इसी मानोदय काव्य को जाना जाता है, ठीक है। यानी कि परमार राजवंश की सर्वाधिक जानकारी हमें इस मानोदय काव्य से ही प्राप्त होती है, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? कवि भरत के द्वारा लिखा गया था, जो कि मानसा का दरबारी कवि था। ये भी आपको याद रखना है, मानसा का दरबारी कवि कवि भरत, प्रदीप शाह का दरबारी कवि मेधाकर शास्त्री। रामायण प्रदीप की रचना मेधाकर शास्त्री ने करी और मानोदय काव्य की रचना कवि भरत ने करी। और रामायण प्रदीप और मानोदय काव्य परमार राजवंश की जानकारी के दो प्रमुख स्रोत भी माने जाते रहे हैं। याद जरूर रखना आपको ये प्रश्न, ठीक है। अगला हमारा छठा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? ये था दोस्तों कौन? एच.जी. रॉस। कौन था? एच.जी. रॉस इस टाइम पे हमारा कुमाऊं कमिश्नर था, ठीक है। याद रखना आपको। इसी के साथ अब बात आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 को क्या होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। और इस टाइम पे हमारा कुमाऊं कमिश्नर कौन होता है? वो होता है एच.जी. रॉस, ठीक है। अब एच.जी. रॉस का कार्यकाल था 1885 से लेकर 1887 तक ये कमिश्नर बने थे। अब यहीं से कमिश्नर से रिलेटेड प्रश्न आता है, उत्तराखंड का पहला कमिश्नर कौन था दोस्तों, या प्रथम कुमाऊं कमिश्नर कौन था? वो था गार्डनर, ई गार्डनर प्रथम कुमाऊं कमिश्नर था। दूसरा कौन था? ट्रेल था, ठीक है। और टोटल कितने कमिश्नर हुए? टोटल 24 कमिश्नर हुए, ठीक है। टोटल 24 कमिश्नर हुए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। और इस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर थे कौन? एच.जी. रॉस, ठीक है। अब 1885 से 1887 तक एच.जी. रॉस हमारे कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। और हेनरी रैमजे कब से कब तक रहे थे दोस्तों? तो 1856 से लेकर 1884 तक हमारे हेनरी रैमजे कुमाऊं कमिश्नर रहे थे, जिन्हें कुमाऊं का मुकुट रहित राजा भी कहा जाता है। और सर्वाधिक समय तक शासन करने वाले कमिश्नर के रूप में भी हेनरी रैमजे को जाना जाता है। 1857 की क्रांति हेनरी रैमजे के इसी समय पे हुई थी। और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी हेनरी रैमजे को ही कहा जाता है। अगला दोस्तों कौन? डब्ल्यू फिनले। ये कौन थे? ये अंतिम अंग्रेज कमिश्नर थे, ठीक है। उत्तराखंड के अंतिम अंग्रेज कमिश्नर कौन थे? वो थे डब्ल्यू फिनले। या फिर हम कह सकते हैं कुमाऊं के 23वें कमिश्नर कौन थे? वो थे डब्ल्यू फिनले, ठीक है। 23वें थे और अंग्रेजों में अंतिम थे, ठीक है। इसी के साथ पर्सी विजडम कौन थे? पर्सी विजडम के टाइम पे कुली बेगार आंदोलन हुआ था। ये भी दोस्तों हमारे 1914 से लेकर 1924 तक क्या हुए? कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। कुली बेगार आंदोलन इनके समय पे ही हुआ था, असहयोग आंदोलन इनके समय पे ही हुआ था। तो आप इससे रिलेटेड चीजों को, चोरा चोरी कांड की घटना किस टाइम पे हुई थी, किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी? पर्सी विजडम, ठीक है। ये कुमाऊं कमिश्नरों की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। कुमाऊं कमिश्नरों की बात। तो आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय एच.जी. रॉस कुमाऊं कमिश्नर थे। याद रखना, ठीक है। वैसे ही पर्सी विजडम
जब असहयोग आंदोलन हुआ था उस टाइम पे कुआं कमिश्नर पर्सी विजडम थे। चौरा चौरी कांड हुआ था उस टाइम पे कुआं कमिश्नर कौन थे? पर्सी विजडम थे। ये चीजें आपको याद रखनी है। और पर्सी विजडम के समय पे कुली बेगार आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में भी जो भी आंदोलन 1914 से 24 के बीच में हुए वह सभी पर्सी विजडम के कार्यकाल में हुए थे। डब्ल्यू फिनले कौन थे? यह अंतिम अंग्रेज कमिश्नर थे, ठीक है। हेनरी रैमजे कौन थे? ये मैंने आपको बता दिया, 1856 से 1884 तक उत्तराखंड के सबसे चर्चित या सबसे प्रमुख कमिश्नर के रूप में हेनरी रैमजे को ही जाना जाता है, ठीक है। और टोटल कुमाऊं कमिश्नर कितने रहे थे? 24 रहे थे। अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? वह थे भारती KL मेहता। 1947 से लेकर 1948 तक ये KL मेहता हमारे अंतिम कुमाऊं कमिश्नर रहे थे, जो कि कौन थे? भारतीय थे। तो प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? वो थे KL मेहता। प्रथम भारतीय कमिश्नर कौन थे या प्रथम भारतीय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे या प्रथम उत्तराखंडी कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो थे KL मेहता जी। इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट डाउन करने हैं। तो वही चीजें लिखी गई हैं, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 7वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कौशिक समिति से, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौशिक समिति ने अलग उत्तराखंड के लिए कितने जिलों की सिफारिशें की थी। अब बात आती है सबसे पहले कि कौशिक समिति का गठन क्यों किया गया दोस्तों? तो उत्तराखंड पृथक राज्य के निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? मुलायम सिंह यादव इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे दोस्तों, और मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा कौशिक समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष बनाया गया था रमाशंकर कौशिक को। और इस कौशिक समिति का गठन होता है 4 जनवरी 1994 को दोस्तों। कौशिक समिति का गठन होता है एक पृथक राज्य के गठन हेतु। कौन गठित करता है? मुलायम सिंह यादव गठित करता है। और कौशिक समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वो होता है रमाशंकर कौशिक, ठीक है। इस कौशिक समिति ने दोस्तों 5 मई 1994 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। और कौशिक समिति ने कहा था कि उत्तराखंड की जो राजधानी कहाँ बनाई जाने की घोषणा करी थी? चंद्रनगर, यानी कि गैरसैंण को इसने अपनी मतलब उत्तराखंड राज्य की राजधानी बनाई जाने की मांग करी थी। और यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया कि उत्तराखंड के लिए कितने जिलों की मांग इस कौशिक समिति के द्वारा की गई थी, तो कौशिक समिति ने कहा था कि उत्तराखंड में 14 जनपद होने चाहिए। कितने? 14 जनपद होने चाहिए। यहीं से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौशिक समिति ने अलग उत्तराखंड के लिए कितने मंडल की सिफारिश करी थी? तो कौशिक समिति के अनुसार यहाँ पर 3 मंडल होने चाहिए थे। और राजधानी कहाँ होनी चाहिए थी? गैरसैंण या चमोली में होनी चाहिए थी। तो डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछेगा, देखिए कौशिक समिति की स्थापना कब हुई? 4 जनवरी 1994 को। कौशिक समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 5 मई 1994 को। कौशिक समिति के अध्यक्ष कौन थे? रमाशंकर कौशिक। कौशिक समिति का गठन किसने करवाया था? मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा। क्यों गठन कराया गया था? पृथक उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए या उत्तरांचल राज्य के निर्माण के लिए। अगला प्रश्न, कौशिक समिति ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसमें कितने जिलों की सिफारिशें की थी? 14 जिलों की। कितने मंडलों की सिफारिशें करी थी? 3 मंडलों की। राजधानी कहाँ बनाई जाने की सिफारिश करी थी? तो गैरसैंण या चमोली को, जो कि चंद्रनगर नाम से भी जाना जाता है, उसको राजधानी बनाई जाने की मांग करी थी कौशिक समिति ने। तो कौशिक समिति का पोस्टमार्टम भी यहाँ पे हमारा हो गया। आप यहाँ पर उससे रिलेटेड पोस्ट चीजें पढ़ सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है? तो दोस्तों जाखन देवी मंदिर है हमारा, कहाँ पे? अल्मोड़ा में। और इसी मंदिर से उत्तराखंड में यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है। किससे? जाखन देवी मंदिर से, ठीक है। अब यहीं से हमारे अगले प्रश्न आते हैं। जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में हो गया। अनुसुईया देवी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? चंपावत में स्थित हो गया अनुसुईया देवी मंदिर। गोपेश्वर मंदिर, सॉरी अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में, चमोली है, ठीक है, चंपावत नहीं चमोली होगा। गोपेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये भी चमोली में स्थित है। और बालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? बालेश्वर मंदिर हमारा चंपावत में स्थित है। इतने पॉइंट आपको नोट करने हैं कि किस मंदिर से यक्षों के निवास की पुष्टि हुई है? जाखन देवी मंदिर से, ठीक है। गोपेश्वर मंदिर चमोली में है, अनुसुईया देवी मंदिर चमोली में है, और बालेश्वर मंदिर चंपावत में स्थित है। जाखन देवी मंदिर दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, 1937 के प्रांतीय चुनाव में उत्तराखंड से कितनी सीटें थी? ठीक है, तो ये भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है कि 1937 में जब प्रांतीय चुनाव हुए थे या उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए थे उस टाइम पे उत्तराखंड से कितनी सीटें थी दोस्तों? तो उत्तराखंड से इस टाइम पे 5 सीटें थी। कितनी सीटें थी? 5 सीटें थी। 1 सीट नैनीताल से थी, 2 सीटें अल्मोड़ा से थी, और 2 सीटें दोस्तों गढ़वाल से थी, ठीक है। तो इनके बारे में ही हम बात कर लेते हैं कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में उत्तराखंड से कितनी सीटें थी? 5 सीटें थी दोस्तों, ठीक है। 1 सीट थी नैनीताल से, ठीक है, जिसमें कौन विजित हुए थे? कुंवर आनंद सिंह विजित हुए थे, ठीक है। 2 सीटें अल्मोड़ा से थी, जिसमें से 1 सीट क्या थी? आरक्षित थी। 1 सीट पे हरगोविंद पंत जी जीते थे, और दूसरी सीट पे यहाँ पे राम प्रसाद टमटा जी जीते थे। और जो 2 अन्य सीटें थी वो गढ़वाल से थी, जिसमें अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और जगमोहन नेगी जी जीते थे। तो कितनी सीटें थी 1937 के प्रांतीय चुनाव में? तो आपको पता करना है दोस्तों कितनी सीटें थी? 5 सीटें थी। और काफी महत्वपूर्ण ये हमारा प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 10वां, सर्वप्रथम किस पार्टी ने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई थी? यह भी दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम किस पार्टी के द्वारा पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई गई थी? तो साम्यवादी पार्टी के द्वारा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा
सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई गई थी। देखिए दोस्तों, पार्टी पूछा गया, पार्टी पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी। तो आप लोगों ने, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उत्तराखंड राज्य की सर्वप्रथम मांग या उत्तराखंड पृथक राज्य की सबसे पहले मांग की जाती है 1897 में। ज्वालादत्त जोशी, हरिराम पांडे, इन लोगों के द्वारा सबसे पहले 1897 में मांग की जाती है कि उत्तराखंड पृथक राज्य का गठन किया जाए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, कांग्रेस के द्वारा सबसे पहले पृथक राज्य की मांग कब की जाती है। तो 1938 में कांग्रेस के द्वारा या राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सर्वप्रथम एक पृथक राज्य की मांग की जाती है। 1938 में कांग्रेस का श्रीनगर अधिवेशन होता है, वहां पर दोस्तों एक पृथक राज्य की मांग की जाती है। इस श्रीनगर अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं प्रताप सिंह नेगी। और यहां पर प्रश्न पूछा गया कि सर्वप्रथम किस पार्टी ने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग करी थी। तो साम्यवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ने दोस्तों 1952 में पीसी जोशी के नेतृत्व में पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई थी। और यह प्रश्न दोस्तों अभी आबकारी के एग्जाम पेपर में पूछा गया था। यह क्वेश्चन मैंने ना पहले ही बना चुका था, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा मैं लेट बना रहा हूं। अगर उस टाइम पे बता दिया होता, डिट्टो ऐसा ही प्रश्न पूछा गया था कि जो ऐसा ही कुछ पीसी जोशी से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम पृथक राज्य की मांग कब उठाई गई थी। तो 1952 में उठाई गई थी। किसके द्वारा? पीसी जोशी जी के नेतृत्व में ये मांग उठाई गई थी। तो पार्टी पूछेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी आपको याद रखना है दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, और इसी पीसी जोशी को साम्यवाद का प्रणेता भी कहा जाता है, पीसी जोशी जी को। इतने पॉइंट आपको यहां से नोट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से बताता हूं। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस पार्टी ने पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग उठाई। तो साम्यवादी पार्टी, ऐसी को बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी। कब उठाई थी दोस्तों? 1952 में उठाई थी। किसके नेतृत्व में उठाई थी? पीसी जोशी जी के नेतृत्व में उठाई थी। ठीक है, और आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो राज्य पुनर्गठन आयोग था या जो उस टाइम पे फजल अली आयोग था, उसके समक्ष ये प्रस्ताव रखा गया था पृथक राज्य के निर्माण का पीसी जोशी जी के द्वारा 1952 में। ठीक है, अगला जो प्रश्न यहां से बनता है दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य या पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी। तो 1897 में सबसे पहले दोस्तों 1897 में पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। उसके बाद में कांग्रेस के द्वारा पृथक राज्य की मांग कब उठाई गई थी। तो 1938 में दोस्तों कांग्रेस के द्वारा जो श्रीनगर अधिवेशन हुआ था, उसमें पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। इस टाइम पे इस श्रीनगर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी किसने? प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसी के साथ आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बद्रीदत्त पांडे जी ने पृथक राज्य की मांग कब उठाई थी। तो 1946 के आसपास में दोस्तों बद्रीदत्त पांडे जी ने पृथक राज्य के निर्माण की मांग उठाई थी। और पीसी जोशी जी ने कब उठाई थी? 1952 में। कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे या साम्यवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। साम्यवादी पार्टी ने 1952 में पीसी जोशी जी के नेतृत्व में पूरन चंद्र जोशी जी के द्वारा क्या पृथक राज्य की मांग उठाई गई थी। ठीक है, इसी के साथ एक दो प्रश्न और है। सर्वदलीय संघर्ष समिति का गठन किसने किया था? पीसी जोशी जी ने किया था दोस्तों। कब? 1955 में। ठीक है, और उत्तराखंड में साम्यवाद का प्रणेता भी पीसी जोशी जी को ही कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किसने किया था? यह भी पीसी जोशी, पूरन चंद्र जोशी जी ने ही किया था। कब? 3 अक्टूबर 1970 को। इतने पॉइंट आपको पीसी जोशी से दोस्तों डायरेक्टली याद रखने हैं, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। सर्वदलीय संघर्ष समिति 1955 पीसी जोशी के द्वारा मांग की गई थी। ठीक है, और जो सर्वदलीय संघर्ष समिति थी दोस्तों, यह पृथक राज्य आंदोलन के इतिहास में बनने वाली प्रथम समिति के रूप में भी जानी जाती है। क्या? सर्वदलीय संघर्ष समिति। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला आपका दोस्तों होमवर्क का आज का क्वेश्चन है कि कुमाऊं के चंद्र राजवंश में कुल कितने राजाओं का शासन का वर्णन मिलता है। कुल कितने राजाओं के शासन का वर्णन मिलता है? 60, 61, 62 या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप जरूर बताइएगा। आज हमने काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे थे दोस्तों, और काफी विस्तृत रूप से आपको व्याख्या के रूप में भी समझाया गया है, बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। काफी बार आप लोग कहते हैं कि फैक्ट्स गलत हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में फैक्ट्स गलत नहीं होते हैं। आप लोगों ने किताबें पढ़ी होती है, जैसे कि आप सपोज दैट मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बताया था कि पृथक राज्य की सर्वप्रथम मांग कब की गई। मैंने आपको 1897 बताया। अब आप लोगों ने परीक्षा वाणी जिन्होंने पढ़ी होगी उन लोगों को 1938 याद होगा, लेकिन 1938 में कांग्रेस के द्वारा उठाया गया था दोस्तों। लेकिन सबसे पहले पृथक राज्य की मांग 1897 में ही उठाई गई थी। इसी के साथ एक प्रश्न मैंने हाल ही में बताया था कि पद्मश्री पुरस्कार, प्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? लोग छत्रपति जोशी मिल रहे हैं। अरे यार गूगल सर्च करके देख तो लो कि छत्रपति जोशी को कब मिला है, उनको कब मिला है। तो ये चीजें आपको ना थोड़ी बहुत चीजें दोस्तों कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें आपको सही ही बताई जाने की कोशिश रहती है। ठीक है, जो गलतियां होती हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में नीचे पिनअप भी कर देता हूं। तो और दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स चलता है। अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर। ठीक है, उत्तराखंड और हिंदी का हमारा कोर्स शुरू हो रहा है दोस्तों। पटवारी भर्ती के लिए वीडियो के लिए मेनली वीडियो में तो दोस्तों उसका सिलेबस पूरा हो नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं 60 से 70% आपका सिलेबस उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड और हिंदी का ये ऑनलाइन कोर्स है, पेड कोर्स है दोस्तों। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, उत्तराखंड और हिंदी को बहुत डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर हमें इन 2 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपको हम ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर दे देंगे। और उत्तराखंड अगर आपको अच्छी करनी है दोस्तों, तो कोर्स से आप जरूर जुड़िए, आपको निश्चित ही फायदा मिलेगा। वरना यूट्यूब पे तो हमारी
सीरीज चलते ही रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ में। धन्यवाद।